मेरी दीदी ने अपने पति को तलाक दे दिया और हमारे घर आकर रहने लगी। एक दिन उन्हें तेज बुखार आ गया और चक्कर भी आने लगे। तभी हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहां जाकर हमें पता चला कि मेरी दीदी प्रेग्नेंट है। वो तो पिछले 1 साल से हमारे साथ ही रह रही थी, तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यही राज जानने के लिए मैं एक दिन उनके कमरे में छिपकर बैठ गया। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम रवि है, घर में सबका लाडला बेटा था। इसी वजह से हर बार मेरे और मेरी बड़ी दीदी की झगड़े में हर बार दीदी को ही डांट पड़ती थी। दीदी ग्रेजुएशन कर चुकी थी और मैं 11वीं कक्षा में था। अक्सर दीदी मुझे पढ़ाने के लिए बैठती तो मैं कोई ना कोई बहाना बना के वहाँ से जाने की कोशिश करता। इसी वजह से हमारा झगड़ा हो जाता और सभी दीदी को ही डांट देते। उस समय उन्हें जो डांट पड़वाने में मजा आता था वो आज मेरे सामने अफसोस बनकर खड़ा था, क्योंकि उनका रिश्ता पक्का कर दिया और कुछ ही समय बाद वो इस घर से चली जाने वाली थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं हमेशा से ही उनके साथ झगड़ा करता, लेकिन अब तो उनके बिना पूरा घर सुना हो जाएगा। खैर, उस समय मैं बच्चा था और मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि क्या सही है और क्या गलत है। दिन कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला और कल मेरी दीदी की शादी थी। पूरे घर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। आखिर शादी का दिन आ गया। बारात भी आ चुकी थी। सभी लोग दूल्हे की बढ़ाई कर रहे थे कि कितना सुंदर दूल्हा आया है। मैं भी खुश था कि मेरी बहन एक सुंदर लड़की थी और उसे सुंदर ही जीवन साथी मिल रहा था। लेकिन मेरे मन में एक बात और भी थी जो सभी भाइयों के मन में होती है कि सुंदरता उतना मायने नहीं रखती जितना अच्छा व्यवहार मायने रखता है। मेरी बहन बहुत सीधी और सरल स्वभाव की थी, इसीलिए अपेक्षा मैं अपने जीजू से कर रहा था कि वो मेरी दीदी को कभी भी दुखी नहीं करेंगे। तभी पापा आकर मुझे इस सोच से बाहर निकालते हुए कहते हैं कि रवि, यहीं खड़े रहोगे क्या? अरे भाई, बारात आ चुकी है, बारातियों का वेलकम करो जाकर। मैं बारात की तरफ गया और सभी बारातियों को हाथ जोड़कर स्वागत किया। सभी लोग बहुत खुश थे और इसी खुशी के साथ मेरी दीदी की बड़ी ही धूमधाम से शादी संपन्न हुई। अब विदाई की घड़ी आ चुकी थी। सबके चेहरे उतरे हुए थे। आखिर हो भी क्यों ना, जब घर से बेटी विदा होती है तो हर किसी को रोना आता है। मेरे सामने तो हमारा पूरा बचपन आ खड़ा था। बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाल पाया और दीदी की विदाई की। अब सभी मेहमान चले गए थे और सामान वगैरह समेटकर सभी आराम करने चले गए। इतने दिनों से शादी की भागदौड़ ने सबको थका दिया था। कुछ दिन निकले थे। आज दीदी और जीजू घर पे आ रहे थे। माँ सुबह से रसोई घर में पकवान बनाने में लगी थी, क्योंकि शादी के बाद पहली बार दामाद घर आ रहे थे। सब लोगों ने उनका स्वागत किया और बड़े ही प्यार से उनकी आवभगत की। आज पड़ोस की भी औरतें घर पर आ गई, क्योंकि शादी के बाद दीदी पहली बार घर पर आई थी, तो सब देखने आई थी कि वो कैसी लग रही हैं। साथ ही ससुराल के बारे में पूछना था। कुछ देर बाद मैं दीदी के पास गया और पूछा, दीदी, सब खैर खबर है ना? कैसा है आपका ससुराल और जीजाजी आपका ख्याल रखते हैं कि नहीं? तभी दीदी हंसते हुए बोली कि बहुत अच्छा है, तेरे जीजू जी बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। सब लोग मुझे अपनी बेटी की तरह रख रहे हैं। मुझे बहुत संतुष्टि और खुशी हुई कि दीदी अपने ससुराल में खुश हैं। आखिर मैं यही चाहता था, क्योंकि मेरे मन में अभी भी अफसोस चल रहा था कि मैंने अपना पूरा बचपन और जवानी दीदी के साथ झगड़ा करने में गुजार दी है। लेकिन जब उनके साथ बातें करने का, उनके साथ घूमने फिरने का टाइम आया तो उनकी शादी कर दी। अब उनको ससुराल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही सोचते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि उन्हें जैसा मैंने सोचा था वैसा ही घर मिल चुका है। खैर, कुछ देर बातें करने के बाद खाना वगैरह खाकर वह लोग चले गए, क्योंकि जीजू को कोई काम था, इसलिए वह ज्यादा देर नहीं रुक पाए। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी निकलते गए। एक दिन मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आया कि हमारे दूसरे शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी खुली है, उससे मुझे जॉब लेटर आया है और अगर तुम्हें भी जॉब करनी हो तो तुम उसमें अपना इंटरव्यू देकर आ सकते हो। मैंने अपने पापा से बात की और दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए चला गया। मेरी किस्मत ने साथ दिया और इंटरव्यू में पास हो गया। वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल चुकी थी। अच्छी कंपनी होने के साथ साथ सैलरी भी अच्छी थी। मैं दिन रात मेहनत करने लगा और कंपनी में अच्छे से पैसे कमाने लगा। मुझे कमाते देख पापा और माँ दोनों बहुत खुश थे। जब दीदी को भी यह बात पता चली तो वह मुझे बधाई देते हुए कहने लगी, क्यों रे छोटे, तू कब से इतना बड़ा हो गया कि कमाने लग गया है? खैर, बहुत अच्छा कि तू कमाने लग गया है। पापा की भी कुछ जिम्मेदारियाँ कम हो गई है, इसलिए अब तेरे लिए भी लड़की देखना शुरू करेंगे ताकि तेरा भी घर बस जाए।
बहुत दिन तुमने मौज मस्ती कर ली है। ऐसे ही हम दोनों बहन भाई काफी देर तक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहे। फिर दीदी ने फोन कट कर दिया और मैं भी सोने चला गया। एक दिन दीदी और जीजू का कॉल आया। उन्होंने मुझसे बात नहीं करते हुए माँ और पापा से बात करवाने के लिए बोला। मैंने फोन पापा को पकड़ा दिया। तभी पापा से बात करते हुए दीदी ने कहा कि हमने रवि के लिए एक लड़की देखी है। मेरी बुआ सास की लड़की है। वह लोग अपनी बेटी का रिश्ता देख रहे हैं, इसलिए मैंने रवि के बारे में उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे जैसा ही तुम्हारा भाई है तो हमें रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए वह कल रवि को देखने आ रहे हैं। तभी पापा कहने लगे, बेटा लड़की की जांच परख की ना तूने? क्या हमारे खानदान के जैसे ही मेल खाने वाली है? तब मेरी दीदी कहने लगी, हाँ पापा लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है और संस्कार में भी। तभी माँ पापा खुश हो गए कि अब हमारे घर भी बहू आ जाएगी। दीदी के जाने के बाद जो रौनक गई थी वह लौट आने वाली थी। पापा फोन रखते हुए मुझे कहने लगे कि कल तुझे देखने आ रहे हैं, इसलिए तैयारियों में लग जाओ। माँ ने भी तैयारियां शुरू कर दी, साफ सफाई करने लगी और पापा भी बाजार चले गए क्योंकि कल सुबह वह जल्दी आने वाले थे। इसलिए पापा अभी से सारा सामान लाकर रखने वाले थे। दूसरे दिन वह लोग मुझे देखने आ गए और उनको हमारा घर बार बहुत पसंद आया और इसी तरह मेरा रिश्ता पक्का हो गया। लड़की का नाम स्नेहा था। मैं और स्नेहा एक दूसरे से बात करने लगे। अब मुझे भी स्नेहा भाने लगी और स्नेहा को भी मुझसे प्यार हो गया। ऐसे ही दिन निकलते गए और शादी की तारीख पक्की हुई और मेरी और स्नेहा की शादी हो गई। हम लोग राजी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तभी एक दिन हम सब बैठे चाय पी रहे थे। तभी हमारे घर के दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा कि सामने दीदी खड़ी है। हम लोग चौंक गए कि दीदी अकेली यहाँ कैसे? वो आज तक कभी अकेली नहीं आई थी, हमेशा से ही जीजू के साथ आई थी। हम लोगों को थोड़ी घबराहट जैसी हो गई। फिर पापा उन्हें अंदर लेकर आए और पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इस समय अकेली कैसे? पहले फोन भी नहीं किया कि तुम आने वाली हो, सब खैर है ना? तभी दीदी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह कहने लगी कि पापा मुझे वहाँ नहीं रहना। अब तो हम लोगों के जैसे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि जब घर की बेटी इस तरह की बातें करे तो कौन खुश होता है। मैं भी घबरा गया। तभी पापा ने कहा, क्या हुआ बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तभी दीदी कहने लगी कि वह लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है, मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव करते हैं। फिर मैंने दीदी की बात काटते हुए कहा कि आप तो बोल रहे थे कि वह लोग बहुत अच्छे हैं, जीजू भी आपका बहुत ख्याल रखते हैं, तो फिर अभी ऐसे कैसे हो गया? तभी दीदी कहने लगी, उस टाइम सब अच्छा था, लेकिन अभी कुछ अच्छा नहीं है। तेरे जीजू भी मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करते। मेरे सास ससुर मुझे खाए नहीं छोड़ते। आखिर मैं क्या करूं? इसलिए मैं थक हार कर यहाँ पर आ गई। माँ जल्दी से रसोई में गई और उन्हें पानी पिलाया। तभी स्नेहा ने भी दीदी के पास बैठकर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है दीदी, जरूर आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। मेरे मामा मामी तो बहुत अच्छे हैं, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी मेरी दीदी बोली, जो लोग ऊपर से जैसे दिखाई देते हैं वैसे अंदर से होते नहीं हैं। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो तुम उनको फोन करके पूछ सकती हो, और भला अपने घर उजाड़कर कौन खुश होती है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं वहाँ पर जैसे तैसे अपना घर बसाऊं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो मुझे आना ही पड़ा। अब तो हम सब लोग मायूस हो चुके थे कि अच्छी खेलती जिंदगी में यह कैसा तूफान आ गया। खैर कुछ देर बाद पापा ने दीदी को शांत करवाया और मेरे जीजू के पास फोन किया और कहा कि क्या बात हो गई दामाद जी, हमारी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? तभी उन्होंने कहा कि जी नहीं, वह सब आप अपनी बेटी से ही पूछिए, और उन्होंने फोन कट कर दिया। अब तो हम लोग और भी परेशान हो गए कि कहीं कोई और बड़ी बात ना हो गई हो जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना निकले। हम लोगों ने दीदी से बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन दीदी बस रोए जा रही थी और इतना कहे जा रही थी कि मुझे वहाँ दोबारा वापस नहीं जाना। मुझे तब दीदी की टेंशन के साथ साथ स्नेहा की भी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वह दीदी के ससुराल वालों के लिंक से थी। मुझे पूरा डर लग रहा था कि कहीं स्नेहा को भी वह लोग यहाँ से ना लेकर चले जाएं। मैंने स्नेहा को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि स्नेहा, जरा तुम अपने माता पिता से बात करो और उनसे पूछो कि क्या बात हो गई है जिससे दीदी इतनी परेशान होकर यहाँ आ गई है। अगर दीदी की गलती हुई तो हम दीदी को समझाएंगे। फिर स्नेहा ने अपने माता पिता को कॉल किया। उनके माता पिता ने कहा कि पता नहीं इन लोगों की क्या बात हो गई, हम लोग तो बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं। हम लोगों ने भी काफी प्रयत्न किया उन लोगों से पूछने का, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। इतना बोला कि उसकी ही गलती है। अब तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। खैर हम लोगों ने दीदी को घर पर रहने दिया और दीदी के ससुराल से भी ना कोई फोन ना कोई मैसेज आया।
जीजू का भी कोई फोन कॉल नहीं आया। उन्होंने भी शायद दीदी से रिश्ता तोड़ लिया था। अब बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। एक दिन सब लोग बैठे थे तो दीदी ने पापा से कहा कि मुझे तलाक चाहिए। सब लोगों का एकदम से भुचक्का सा लगा कि तलाक? इतनी छोटी छोटी लड़ाई पर कौन तलाक लेता है? अगर कोई बात हो गई है तो पहले बैठकर समझाइश की जाए, अगर फिर भी बात ना बने तो तलाक तक बात जाती है। पापा कहने लगे कि मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे ससुराल और तुम्हारे सास ससुर से बात करूंगा। उन लोगों से पूछूंगा कि आखिर मसला क्या है, आप लोग इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहे हैं। तभी मेरी दीदी कहने लगी कि उन लोगों का नहीं, यह फैसला मेरा और रवि का है। खैर दीदी को हमने बहुत समझाने की कोशिश की कि आप अपना घर बर्बाद मत कीजिए। तभी कुछ देर बाद वकील को लेकर जीजू भी आ गए और दोनों ने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए। हम लोगों को बहुत दुख हुआ। बसा बसाया घर उड़द चुका था। आज किसी ने घर पर खाना नहीं खाया क्योंकि इतनी बड़ी परेशानी जो हो गई थी। तभी दीदी ने सब लोगों से कहा कि आप लोग मेरी वजह से दुखी मत हो। मैं उस घर में खुश नहीं थी। मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन कोई बात नहीं बन रही थी तो मैंने तलाक दे दिया। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुशी से रहे? तभी माँ ने दीदी के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, हमने तो हमेशा से ही तुम्हारी खुशी चाही थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनके साथ खुश नहीं हो तो यह तुम्हारा फैसला है। खैर हम लोगों ने भी यह स्वीकार कर लिया। अब तो हम पहले जैसे होने लगे थे। खैर दुख तो होता है कि दीदी घर पर बैठी है, लेकिन फिर आखिर करते भी तो क्या। पापा ने भी बोल दिया कि कुछ साल रुक जाते हैं, उसके बाद दीदी की दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन इस बीच एक खुशी की बात यह थी कि स्नेहा के परिवार वालों ने कोई मसला नहीं किया। उन लोगों ने स्नेहा को ले जाने की बात नहीं की। खैर जैसे तैसे काफी दिन निकल गए। अब दीदी का तलाक हुए 1 साल पूरा हो चुका था। 2 दिन बाद हम लोग बैठे चाय पी रहे थे, तभी दीदी अपना उतरा हुआ मुंह लेकर वहाँ आई। हम लोगों से पूछा, क्या हुआ दीदी, सब खैर खबर है ना? तभी दीदी ने कहा, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर जैसे ही स्नेहा ने दीदी को हाथ लगा के देखा, कहा कि दीदी को तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। हम लोग घबरा गए। हमने कहा चलो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। तभी दीदी ने कहा, नहीं, डॉक्टर को दिखाने जैसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। दीदी ने कुछ दवाई ले ली लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। दीदी को चक्कर आने शुरू हो गए। हम लोग दीदी को लेकर हॉस्पिटल गए। वहां जाकर रिपोर्ट्स वगैरह करवाई, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो हम लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई। रिपोर्ट में लिखा था कि दीदी प्रेग्नेंट थी। दीदी को तलाक हुए 1 साल हो चुका था। 1 साल से वह हमारे घर पर रह रही थी, तो फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई? सब लोगों को बहुत अचंभा हुआ। हम दीदी से पूछते कि आखिर बात क्या है, तो दीदी बिना कुछ बताए अपने कमरे में चली जाती। हमने बहुत बार पूछा लेकिन दीदी ने हर बार यही प्रतिक्रिया दी। एक दिन मैंने सब कुछ जानने के लिए दीदी के कमरे में छुप कर बैठने का प्लान बनाया और दूसरे दिन रात को उनके कमरे में छुप कर बैठ गया। यह बात मैंने स्नेहा को भी बताई थी। कुछ देर बाद जब दीदी कमरे में आ गई तो मैंने देखा कि दीदी अपने कमरे की खिड़की खोली और उसमें से जीजू को अंदर ले आई। मैं जीजू को देखकर चौंक गया कि उन लोगों का तो तलाक हो चुका था, लेकिन फिर यह सब कैसे? तभी जीजू दीदी के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। अब तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं बाहर निकल गया। मुझे देखकर वह दोनों घबरा से गए। मैंने पूछा, यह सब क्या चल रहा है? आप लोगों को साथ में ही रहना था तो छुप छुप कर रहने की क्या जरूरत है? आखिर आप दोनों पति पत्नी हो। तभी दीदी ने कहा कि हम तुम्हें सारी बात बताएंगे, पहले तुम शांत हो। फिर मैंने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। वहाँ पर सब लोग आ गए। वैसे माँ पापा भी दीदी से नाराज थे क्योंकि उन लोगों को जब से दीदी के प्रेग्नेंट होने की खबर पता चली थी तभी से दीदी के साथ उन्होंने बातचीत बंद कर रखी थी, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि दीदी ने ही कुछ गलत किया है, इसी वजह से प्रेग्नेंट हुई है। अब वह दीदी से नफरत करने लगे थे। लेकिन जब वो कमरे में आए और जीजू को वहाँ देखा तो कहा कि यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है। तभी दीदी की आंखों में आंसू आ गए। दीदी कहने लगी कि दरअसल मेरे सास ससुर मेरे को बहुत तंग करते थे। इसमें रवि का कोई कसूर नहीं था। आखिर वह करते भी तो क्या करते। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम तलाक का नाटक करते हैं, जिसकी वजह से मेरे सास ससुर को मेरी कमी महसूस हो और वो सुधर जाए। हम लोग प्लान मुताबिक करने लगे थे कि रवि रोज मुझसे मिलने रात को आते थे। तभी पापा ने कहा कि यह बात तुम हम लोगों को बता सकती थी, हम लोगों को क्यों नहीं बताया। तभी दीदी कहने लगी कि अगर मैं आप लोगों को बता देती तो किसी तरह बात उन तक पहुंच जाती। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी इस प्लानिंग पर पानी फिर जाए। हम लोग उन्हें सबक सिखाना चाहते थे।
उनको एहसास दिलाना चाहते थे कि एक बहू को ऐसे तंग करना क्या होता है। जब उन लोगों को मेरी कमी महसूस होगी तो वह तुरंत सुधर जाएंगे। दीदी कहने लगी कि रवि ने मेरी तरफदारी कर सकते थे, ना मेरे सास ससुर की, इसलिए इस नाटक के द्वारा सब सही करने का सोचा। हम लोगों को सब कुछ समझ आ चुका था। माँ पापा को भी एहसास हो गया था कि वह दीदी को गलत समझ रहे थे और मेरी भी सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। हम सब लोगों को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि दीदी का घर टूटा नहीं था, बल्कि यह दोनों तो अपने घर को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उन दोनों को एक साथ देखकर और उन दोनों को एक साथ प्यार देकर हम लोगों को बहुत खुशी हुई। यह सब देखकर मैंने और स्नेहा ने भी एक दूसरे से वादा किया कि कभी भी कोई दिक्कत आई तो हम एक दूसरे का साथ देंगे और ऐसे ही प्यार से रहेंगे। दीदी के इस नाटक से हम लोगों को बहुत बड़ी सीख मिली थी कि रिश्ता खत्म करने के बजाय उसे सुधारने का प्रयास किया जाए तो हल निकल ही आता है। शांति से किया गया काम हमेशा गुस्से पर भारी पड़ता है और टूटते रिश्तों को बचा लेता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरी बीवी जब भी नमाज पढ़ती कमरे को अंदर से लॉक कर लेती, फिर अचानक कमरे से सिसकियों और रोने की आवाजें आना शुरू हो जाती। जब बाहर आती तो बाल उजड़े होते और हालत बुरी होती। मुझे कहती मुझसे गुनाह हो गया है, माफ कर दो। मैं परेशान हो गया था इस रोज रोज के मामले से। एक दिन जैसे ही नमाज का टाइम हुआ कमरे में छिप गया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि जब बीवी मुझसे गुनाह हो गया था, एक ऐसा गुनाह जिसके बोझ तले में दबी जा रही थी। मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं हर रोज नमाज पढ़ के माफी मांगती हूँ, मगर लगता है कि जैसे खुदा भी मुझसे नाराज हो गया है, वो भी मुझे माफ करने को तैयार नहीं। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जिंदगी आसान हो जाए। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अपने शौहर को ये राज बता दूं, इसे बता दूं कि मुझसे क्या गुनाह हुआ है, मगर मैं ये हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इसलिए अपनी जज्बात को दिल में दबाए मैं जिंदगी जी रही हूँ। देखा जाए तो ये एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफी ना मिले, मगर जब तक मुझे खुदा माफ नहीं करेगा तब तक मैं अपने शौहर से भी माफी की उम्मीद कैसे रखूं। कसूर भी तो सरासर मेरा है। मेरा इरादा नहीं था इस गुनाह का, मगर मजबूरी में हो गया। मैं अपने ध्यान में मगन अपनी बीवी की डायरी पढ़ रहा था कि अचानक आहट पर चौंक गया। शायद वो बाजार से वापस आ गई थी। मैंने जल्दी से डायरी बंद की और इसे उसी हालत में रख दिया जैसे वो छोड़ कर गई थी। अपनी बीवी की डायरी पढ़कर मैं हैरान रह गया था। इसने ये सब क्या लिखा था, किस गुनाह का जिक्र किया था। काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता। मेरी बीवी ने कमरे में आते ही मुझसे कहा कि बाहर जाए, मुझे नमाज पढ़नी है। मैं बाहर चला गया तो उसने दरवाजा लॉक कर लिया। कुछ देर के बाद कमरे से सिसकियां और आहटों की आवाजें आने लगी। मेरी बीवी ऊंची आवाज में रो रही थी। इसके यूं रोने और तड़पने पर मैं बहुत ही परेशान हो गया था। ये आज पहली बार नहीं हुआ था। कुछ महीनों पहले से ही मेरी बीवी ने ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी थी, जिनकी वजह से मैं भी बहुत परेशान हो गया था। मेरी और फरीदा की पसंद की शादी हुई थी और हम दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। इस शादी में मेरी माँ का किरदार बहुत अहम था। वो अपनी पसंद से मेरी शादी करना चाहती थी, मगर फिर भी उन्होंने अपनी पसंद पर मेरी पसंद को अहमियत दी और फरीदा को ब्याह कर लिया। शुरू में मुझे लगता था कि शायद अम्मा फरीदा को पसंद नहीं करती, मगर धीरे धीरे मेरी गलतफहमी दूर होने लगी, क्योंकि इन सास बहू की दोस्ती बहुत गहरी होने लगी थी और मैं खुश था कि मेरे घर में सास बहू के झगड़े नहीं हैं। मेरी माँ को मैंने हमेशा ही नमाज रोजे का पाबंद देखा था। वो अक्सर फरीद को भी कहा करती थी कि नमाज पढ़ लो, लेकिन वो एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। लेकिन फिर एकदम से ही उसने बहुत बदलाव आ गया। शायद ये 2 साल पहले की बात है, जब इसने कमरे में बंद होकर नमाज पढ़ना शुरू किया। पहले तो मैंने इसे नोटिस नहीं किया, मगर बाद में मैं परेशान होने लगा कि भला कमरा बंद करके नमाज कौन पढ़ता है। मैंने 1-2 बार जब बीवी से पूछा तो उसने मुझे टाल दिया और कहने लगी कि मैं यहाँ अकेले में इबादत करना चाहती हूँ, इसलिए जरा लॉक कर लेती हूँ। नहीं चाहती कि कोई मेरी इबादत में खलल डाले। मैंने फिर इसके हाल पर छोड़ दिया। वैसे भी इन दिनों अम्मा बहुत परेशान थी और मैं अपना ज़्यादातर वक्त अम्मा के साथ ही गुजारना पसंद करता था। मेरी बीवी मेरी माँ की सेहत के लिए हर वक्त वह वजीफे पढ़ती रहती थी। अम्मा की सेहत के लिए लंबी लंबी दुआएं मांगा करती थी। जब अम्मी की मृत्यु हुई तो वो अपनी बहू यानी कि मेरी बीवी से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अम्मा के गुजरने के बाद फरीदा मेरी बीवी बहुत चुप सी रहने लगी, यहाँ तक कि इसे नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया था, क्योंकि इसे सदमा हो गया था। और अब पिछले 2 माह से मैं देख रहा था कि इसने फिर से वही रूटीन शुरू कर दिया है जो पहले था, कमरा लॉक करके लंबी लंबी नमाजें और दुआएं मांगना। लेकिन बहुत पहले यूँ रोती होती नहीं थी
और अब इसी सिसकियों की आवाज़ें बाहर तक आती थी। मेरा छोटा बेटा परेशान होकर मुझसे पूछता था कि अम्मी को क्या हुआ है, वो क्यों रो रही हैं, तो मुझसे कोई जवाब नहीं बन पाता। और मैं अब जब भी एक अपनी बेगम से पूछता तो वो कोई जवाब ही नहीं देती थी, चुपचाप बैठी रहती। यहाँ तक कि मैं थक हार कर मैं इसके पास से ही उठ जाता था। मैं अपनी बीवी की इस हालत की वजह से बहुत ही ज्यादा तकलीफ में था। फिर एक दिन जब वो नमाज पढ़कर कमरे से बाहर निकली तो इसकी हालत देखकर मैं चौंक गया। इसकी हालत बहुत ही अलग हो चुकी थी। बाल बिखरे हुए थे और हुलिया भी उजड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं बहुत दूर से पैदल सफर करके आई हो। मैंने इससे पूछा कि तुमने यह क्या हुलिया बना रखा है, तुम तो नमाज पढ़ रही थी, फिर ये बिखरे बाल और ये सब। तो वो मेरे कदमों में बैठ गई और मेरे हाथ पकड़कर कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो शायद मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मैंने हैरत से पूछा कि किस गुनाह की बात कर रही हो। वो कुछ बताने लगी, गलती से हो गई, और खुद को कमरे में जाकर दोबारा बंद कर लिया। ये दृश्य मेरे लिए एक सिर दर्द के बराबर था। फरीदा को हमारे बेटे की भी कोई होश नहीं थी। वो सारा दिन कमरे में बंद रहती। मुझे अब शक होने लगा था कि वो किसी दिमागी बीमारी का शिकार हो चुकी है। मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहा, मगर वो बुरी तरह चिढ़ गई और कहने लगी कि जो गुनाह मैंने किया है उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। मैं जब उससे पूछता कि तुमने क्या किया है, मुझे बताओ, तो वो चुप कर जाती। मुझसे पूछती कि बस तुम मुझे माफ कर देना। मुझे अब लगने लगा है कि शायद इसने मुझसे बेवफाई की है, तभी वो मुझसे माफी मांगती रहती है। मुझे शादी से पहले की तो बातें याद आने लगी। जब हमारी मंगनी हुई थी तो फरीदा की एक कजिन ने मुझे कॉल की थी और फरीदा के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बताकर मुझे इससे शादी न करने के बारे में कहा था। मगर तब मैंने यह सोचा था कि वो फरीदा पर इल्जाम लगा रही हैं। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और दुनिया हमसे जलती है, इसलिए वो हमें अलग करना चाहते हैं। फरीदा की कजिन ने कहा कि मेरे अलावा किसी और लड़के से भी ताल्लुक है, मगर तब मैं इसकी कजिन को छिड़क कर खामोश करवा दिया था। और आज जब वो मुझसे हर वक्त माफी मांगती रहती थी तो मेरे मन में सवाल आना बनता था कि कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं देती रही हैं। इसी धोखे की माफी मांगती हूँ। इस दिन के बाद मैंने इसकी डायरी को नहीं देखा। शायद वो जान गई थी कि मैंने इसकी डायरी पढ़ी है, तभी इसने वो डायरी छुपा दी थी। 2 दिन बाद की बात थी। दोपहर के वक्त मैं दफ्तर से खाना खाने के लिए निकला तो नौकरानी ने मुझे फोन करके कहा कि बीवी जी घर से बाहर निकली है। मैंने भी नौकरानी को कहा कि मेरी बीवी को किसी भी सूरत में बाहर ना जाने दे और इसका ख्याल रखें, क्योंकि इसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं। और अब वो मुझे फोन करके बता रही थी कि वो मना करने और रोकने के बावजूद कहीं बाहर चली गई है। मैं परेशान हुआ तो घर आ गया और वो अपना फोन भी घर छोड़कर जा चुकी थी, वरना मैं उसे कॉल ही कर लेता। 2 घंटे बाद उसकी वापसी हुई तो मुझे घर देखकर हक्का बक्का रह गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँगा। मैंने जब उससे पूछा कि वो कहाँ थी तो पहले से ही घबरा गई और कहने लगी, मुझे कुछ सामान खरीदना था, इसलिए मैं मार्केट गई थी। इसके हाथ में कुछ सामान भी थे। मैं खुश हो गया कि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रही है। वो सामान पकड़े सीधा कमरे में चली गई और मैं हैरानी से सोचता रह गया कि इसने मुझे अपनी शॉपिंग दिखाई क्यों नहीं, जबकि जब भी वो पहले शॉपिंग करती थी मुझे लाजमी दिखाती थी। खैर, मेरे लिए यही काफी था कि वो अपने पागलपन से बाहर आ रही है। लेकिन एक दिन फिर से वो दुपट्टा लपेटकर कमरे में बंद हो गई। हालांकि नमाज में तो अभी काफी देर थी। कुछ देर के बाद इसकी सिसकियों की आवाजें आने लगी। मैंने दरवाजा बजाते हुए इसे बाहर आने को कहा और जब वो बाहर आई तो उसका हुलिया बहुत ही खराब था। रो रो कर इसने अपना बुरा हास्य कर लिया था। मुझे कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, जो गुनाह मुझसे हुआ है इसे तुम ही माफ करोगे, तभी मुझे सुकून आएगा। उसकी तसल्ली के लिए मैंने कह दिया कि हाँ चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन अंदर से मैं शक में पड़ गया था कि आखिर ऐसा क्या गुनाह किया है इसने। मैंने नौकरानी को इसका ध्यान रखने को कहा था। वो कहने लगी कि मैडम, मुझे आपका कोई काम नहीं करने देती, यहाँ तक कि अपने कमरे की सफाई भी वो खुद करती हैं। मैं अब इसके साथ एक कमरे में नहीं सोता, क्योंकि जब से इसे दौरे पड़ना शुरू हुए थे इसने मुझे खुद ही बेटे के कमरे में शिफ्ट होने को कह दिया था, ताकि मेरी रात सुकून से सोते हुए गुजरे, जबकि वो सारी रात नमाज पढ़ती और रोती रहती थी। नौकरानी की जुबान से यही सुनकर मैं चौंक गया और इसका मतलब था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। इसके गुनाह का जो भी राज है वो इसके कमरे में ही छिपा था, क्योंकि मैंने ये नोट करना शुरू किया था कि
कि वो मुझे कमरे में नहीं आने देती थी। इसकी यही कोशिश होती थी कि मैं दफ्तर से आते ही बेटे के साथ व्यस्त हो जाऊं और इसकी तरफ ध्यान न दूं। नौकरानी ने मुझे यह भी बताया कि वो हर जुमेरात घर से बाहर कहीं चली जाती है और 2 घंटे के बाद वापस होती है। मैंने इसे कह दिया था कि इस बार जब घर से बाहर जाए तो तुम भी इसके पीछे जाना और मुझे कॉल करके बताना कि वो कहाँ गई है। फिर मुझे यही लग रहा था कि मेरी बीवी बार बार जिस गुनाह का जिक्र करती है वो इसकी बेवफाई और धोखा ही है, क्योंकि अब वो पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करती थी और ना ही इससे अपने बेटे में कोई लगाव रह गया था। या तो वो कमरा बंद करके नमाज पढ़ती रहती या फिर रो रो कर माफी मांगती रहती थी। 3 दिन बाद ही जुमेरात का दिन था, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। मैं देखना चाहता था कि आज मेरी बीवी घर से बाहर कहाँ जाएगी। मैं इंतजार करता रहा, लेकिन वह घर के और इधर उधर के कामों में मशगूल रही और कहीं भी नहीं गई। अगले जुमेरात को भी यही रहा। शायद वो मेरी वजह से घर से बाहर नहीं जा रही थी ताकि मुझे उस पर किसी किस्म का शक न हो। दिन पर दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो पहले की अपेक्षा बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन जल्दबाजी में इसे डॉक्टर के पास भी ले गया, लेकिन इसके पूरे टेस्ट होने पर मुझे डॉक्टर के मुताबिक इसे कोई बीमारी नहीं मिली और इसके सारे रिपोर्ट्स क्लियर थे। फिर आखिर किस चीज़ का गम इसे अंदर से खाया जा रहा है। मैं इससे बार बार कहता था कि मुझे तुम्हें माफ़ किया, मगर वो रोती रहती और कहती कि मेरा गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है। और वो गुनाह था क्या, अभी वो मुझे बताने पर तैयार नहीं थी। मेरी बीवी मेरी पसंद थी, मैं इसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता था, वो खुद को तबाह कर ले। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दफ्तर में था कि मुझे नौकरानी का फ़ोन आया। वो कहने लगी कि साहब, बेगम साहिबा घर से बाहर निकली है, क्या मैं इसके पीछे जाऊं? मैंने कह दिया कि हाँ, अपनी बेगम साहिबा के पीछे जाओ, कहीं वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा दे। बाद में मुझे भी याद आया कि आज तो जुमेरात है, शायद वो जहाँ पहले जाती थी आज भी वहीं जा रही है। मैंने दोबारा नौकरानी को फ़ोन करके कहा कि ध्यान से इसका पीछा करना और अगर कोई खास बात हुई तो मुझे कॉल करके बता देना। मैं बेचैनी से इंतज़ार करने लगा कि कब नौकरानी फ़ोन करेगी। आधे घंटे के बाद उसकी कॉल आई और वो बिल्कुल घबराई हुई लग रही थी। मुझे एक एड्रेस बताकर कहने लगी कि साहब, जैसे भी हो जल्दी से यहाँ आ जाए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। बेगम साहिबा जाने कहाँ चली गई है और मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है। मैं जल्दी से दफ्तर से निकला और उसके बताए हुए जगह पे पहुंचा। नौकरानी मुझे एक गली की तरफ इशारा करके कहने लगी कि मैंने बेगम साहिबा को इसी तरफ जाते देखा था, मगर अब वो कहीं भी नहीं है, सिर्फ वो इसी गली के किसी घर में चली गई है। मैं इस इलाके में आकर हैरान था, क्योंकि यहाँ ना तो कोई मेरा रिश्तेदार रहता था और ना ही मेरी बीवी का, तो फिर यहाँ किससे मिलने आती हैं। मैंने घर फ़ोन करके चौकीदार से पूछा तो पता चला कि वो अभी तक घर नहीं पहुँची थी। इसका मतलब ये था कि वो अभी यहाँ पर मौजूद है, यहीं किसी घर में। मगर अब मैं सब घरों का दरवाज़ा खटखटा कर तो नहीं पूछ सकता था कि क्या मेरी बीवी यहाँ है, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि इंतज़ार कर लूँ। मैंने नौकरानी को कहा कि तुम घर वापस चली जाओ और वो चली गई। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद मैंने देखा कि एक घर का दरवाज़ा खुला है। मैं जल्दी से एक तरफ झुक कर देखने लगा। मेरी बीवी इस घर से बाहर निकली और उसके साथ एक बूढ़ी औरत थी। मैं तो अपनी बीवी पर शक कर रहा था, वो शायद यहाँ किसी मर्द से मिलने आई हैं। उसे इस बूढ़ी औरत के साथ देखा तो ठिठक कर रह गया। वो औरत कौन थी और मेरी बीवी का इससे क्या रिश्ता है? इस बूढ़ी औरत को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मेरी बीवी इससे दरवाजे पर बात करने के बाद वहाँ से चली गई। और एक और बात जिसने मुझे चौंका दिया था वो ये थी कि मेरी बीवी के हाथ में काफ़ी सारे शॉपिंग बैग थे और वो उसी तरह के थे जो एक दिन पहले मैंने उसके हाथ में देखे थे। अब मुझे ये मालूम करना था कि ये औरत कौन है जिसके घर में मेरी बीवी चोरी छिपे आती हैं और मेरी बीवी यहाँ से कहाँ छुप के चली गई थी। मेरे सामने वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत बाहर निकली और मैं सलाम करने के बाद कहा कि मैं आपसे आपकी पड़ोसन बुढ़िया के बारे में कुछ जानकारी लेने आया हूँ। मेरा सवाल सुनकर वो औरत डर सी गई, यूँ लगा जिससे घबरा गई हो। कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता और ये कहकर इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान परेशान वापस आ गया। घर आया तो नौकरानी ने बताया कि मेरी बीवी वापस आ गई है, अपने कमरे में है। मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने दरवाज़ा खोलने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि मैं अभी दरवाज़ा नहीं खोल सकती। नौकरानी मुझे बताने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि बेगम साहिबा अंदर नमाज नहीं पढ़ती। लगता तो मुझे भी यही था कि वो नमाज पढ़ने के बहाने कुछ और करती हैं, मगर क्या, इस बात को मुझे मालूम करके रहना था।
ताकि मैं इन सारे मामलों को ख़त्म कर सकूं, जिसने काफ़ी समय से मेरे घर का सुकून बर्बाद कर रखा है। मैंने अपनी नौकरानी को कहा कि किसी भी तरफ से मेरी बीवी के कमरे में दाखिल होकर मुझे बताओ कि वहाँ क्या चल रहा है, मगर वो अपनी कोशिश के बावजूद भी बीवी के कमरे में दाखिल ना हो पाई। आखिर मैंने फैसला किया कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे इस कमरे में दाखिल होकर देखना था कि वो ऐसा क्या करती है जो इसका हुलिया इतना खराब हो जाता है और बाद में इसे अपने भी कोई होश नहीं रहती। मैंने इस कमरे की नकली चाबी बनवाने का फैसला कर लिया और अगले दिन मैं इस इंतजार में था कि जैसे ही वो कमरे में जाएगी तो थोड़ी देर बाद में चला जाऊंगा। और इस दौरान वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकली तो जल्दी से उसके कमरे में छुप गया। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ वो अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं अपनी जगह पर छुपकर देखने लगा कि वो अब क्या करती है। उसने कमरे में आते ही अलमारी खोली और कुछ खोजने लगी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसके हाथ में अगरबत्तियों का पैकेट देखा। उसने कमरे की सारी बत्तियां बुझा दी थी। मैं परेशान होने लगा कि अब क्या होगा। फरीदा ने कमरे में अगरबत्तियां जला ली और एक गोल सा दायरा खींचकर बैठ गई और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगी। उसके आगे अजीबोगरीब सी चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। मुझे नजर नहीं आ रहा था उसके आगे क्या है, क्योंकि बीवी की पीठ मेरी तरफ थी। थोड़ी देर के बाद अचानक इसकी हालत खराब होने लगी। वो चीखने लगी। ऐसा लगने लगा कि जैसे इसे कोई मार रहा हो और वो रोने लगी। मुझसे इसकी हालत देखी न गई तो मैं जल्दी से अपनी जगह से उठा और कमरे की सारी बत्तियां जलाकर उसके पास चला गया। इसके आगे जो चीज पड़ी थी वो देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। उसने अपने आगे कुछ हड्डियां रखी हुई थी जिस पर वो शायद कोई जादू टोना कर रही थी। फरीदा ऐसा कैसे कर सकती थी? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो मुझे अपने सामने देखकर दंग रह गई। वो घबराकर अपनी सफाई में कुछ कहने ही लगी थी कि मैंने सख्ती से कहा कि अब मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा। मुझे सच बताओ कि ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम मुझ पर कोई जादू कर रही हो और इस गुनाह की माफी मांगती रहती हो? इस पल मुझे यही लग रहा था कि मेरी बीवी मुझे काबू में करने के लिए यह जादू टोना और मंत्र पढ़ रही हैं। फरीदा रोते हुए कहने लगी कि तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम पर कोई जादू नहीं किया है। यह तो सब मैं खुद अपने लिए कर रही हूँ। अपनी माफी के लिए ये सब कर रही हूँ। इसकी बातें सुनकर मैं चौंक गया और पूछा कि ये क्या मामला है, मुझे खुलकर सारी बात बताओ। वो रोते हुए मुझे सब बताने लगी। कहने लगी कि तुम्हारी माँ को मैं शुरू से ही पसंद नहीं थी। उन्होंने मुझे कभी बहू के रूप में कबूल नहीं किया। वो चाहती थी कि तुम मुझे छोड़कर उनकी पसंद की लड़की से शादी करो और शायद उन्हें ये डर था कि मैं तुम्हें उनसे छीन लूं। इसलिए वो तुम्हारे दफ्तर जाते ही मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। मुझसे घर के सारे काम करवाती और मारपीट भी करती थी। उन्होंने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने तुम्हें इस बारे में जरा भी कुछ बताया तो वो तुम्हें अपनी कसम देकर मुझे छोड़ने पे मजबूर कर देगी। इसलिए मैं उनका हर जुल्म चुपचाप ही बर्दाश्त करती थी, मगर फिर मैं परेशान हो गई थी। मैं सास के इस दोगले रूप से तंग आ गई थी। तुम्हारे सामने तो वो अच्छी बनती थी, मगर तुम्हारे पीछे मेरे साथ इतना बड़ा सलूक करती थी। इन्हीं दिनों मेरी अपने दोस्त से मुलाकात हुई तो उसने एक बताया कि उसकी सास भी ऐसी ही थी, मगर फिर उसने अपनी सास पर काला जादू करवाया तो सब ठीक हो गया। उसने मुझे भी यही सलाह दी कि तुम भी अपनी सास पर काला जादू करवाओ। मैं बस चाहती थी कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ ठीक हो और इसलिए मैंने एक बुढ़िया से मिली और उसकी मदद मांगी। उसने मुझे कहा कि तुम नमाज के बहाने कमरे के में बंद होकर यह सब करना तो इसका असर तुम्हारी सास के ऊपर पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे किए हुए जादू से इतना असर पड़ेगा कि तुम्हारी माँ बीमार हो जाएगी। जब वो बीमार हुई तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़कर सच्चे दिल से इनकी खिदमत करनी शुरू कर दी। मैं अपने लिए किए हुए भरपाई करना चाहती थी, मगर उनकी मौत हो गई। मेरे करवाए हुए काले जादू की वजह से उनकी जान चली गई। उनके मरने के बाद मैं रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती थी। फिर एक दिन मैं उस बुढ़िया के पास गई और कहा कि मुझे किसी पल चैन नहीं आता। मैं इन सबसे अपने आप को निकालना चाहती हूँ। मुझे कोई हल बताओ। उसने मुझे फिर से कुछ ऐसा करने को कहा। तभी मैं कमरा बंद करके उसके कहे हुए कामों को करती ताकि मेरा दिल इस बेचैनी से निकल जाए और उस जादू का असर भी खत्म हो जाए। मैं हर जुमेरात इसी बुढ़िया के पास जाती हूँ और ये सब सुनकर मैं शॉक रह गया। मुझे क्या पता था कि मामला इस हद तक गंभीर हो सकता है। पहले तो जादू की वजह से मेरी माँ की जान गई और अब वो फिर से नादानी में अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है। वो रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैं बस यही चाहती थी कि वो मुझसे अपने सलूक अच्छा कर ले। जो भी हुआ गलत हुआ, मैंने इसको माफ़ कर दिया और ये कहा कि एक गलती तुमने पहले की और अब तुम फिर से इसी गलती का शिकार हो रही हो। तुम्हें क्यों लगता था कि जादू से दिल को सुकून मिलता है?
दिल के सुकून के लिए जादू टोना की नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत करने की जरूरत होती है, क्योंकि उसने अपनी गलती मान करके माफ़ी मांग ली थी और इसका इरादा भी बुरा नहीं था। तो मैंने उसे माफ़ करके उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। वो बूढ़ी जादूगरनी मेरी बीवी को अपने बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। आज के बाद मेरी बीवी की तबीयत ठीक हो गई और हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मेरी अम्मा ने इसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, मगर फिर भी थी तो माँ ही। आज भी जब याद आती है तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों।